हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर हम अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। आज हम डिस्कशन करने वाले हैं जो 10th क्लास में हमने इससे पिछली वीडियो में आपको केमिकल प्रॉपर्टी बताई थी। मेटल्स की 4 केमिकल प्रॉपर्टी आपको मैंने बताई थी। ठीक, आज जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो आपको मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी में बताने जा रहा हूँ कि मेटल्स जब नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं। ठीक है, उस कंपाउंड के बीच में कौन सी बॉन्डिंग होती है, उस बॉन्ड के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उस कंपाउंड की प्रॉपर्टी क्या होती है। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम आज यही डिस्कशन आपके लिए करेंगे। ठीक है, तो चलो चलते हैं। टॉपिक लिखा हुआ आपके व्हाट हैपेंड व्हेन मेटल रिएक्ट विद अ नॉन मेटल। ठीक है, जब मेटल नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो क्या होता है। ठीक है, तो देखो था जब मेटल्स नॉन मेटल के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, तो आपके लिए जो कंपाउंड देता है वो देता है आपके लिए सॉल्ट देता है। लेकिन ये जो सॉल्ट होता है, ठीक है, ये सॉल्ट एक तरीके से आपकी आयनिक सॉल्ट है, आयनिक सॉल्ट, या इसको हम ये कह सकते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड बोल दो, कोई दिक्कत नहीं, कंपाउंड। ठीक है, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहते हैं जो सॉल्ट बनता है। तो मैं ये लिख दूँ अगर यहाँ पर कि मेटल्स प्लस नॉन मेटल्स टू गिव क्या सॉल्ट, क्या सॉल्ट। और ये भी सॉल्ट कैसा होगा आपका आयनिक सॉल्ट होगा या आपके लिए इलेक्ट्रोवेलेंट सॉल्ट होगा। ठीक है, तो इसके कुछ मैं आपको एग्जांपल दूंगा, फिर आगे हम आगे बढ़ेंगे कि ये जो सॉल्ट है, ये जो आयनिक कंपाउंड या सॉल्ट है वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके लिए कुछ एग्जांपल। ठीक, जैसे मेटल ले लिया आपने सोडियम और नॉन मेटल आपने ले लिया क्लोरीन Cl2। ठीक, तो आपके लिए क्या बना, ट्वाइस NaCl, बैलेंस कर लो उसे। ठीक, तो ये जो कंपाउंड होगा ये कैसा होगा आपके लिए आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड, या इसको हम बोलते हैं आपके लिए इलेक्ट्रोवेलेंट। ये बताएंगे अभी कि किस तरीके से। और ये है क्या आपके लिए एक सॉल्ट है, आप ये जानते हैं। ठीक, अगर हम दूसरी अगर आपके पोटेशियम की रिएक्शन कराएं हम किसके साथ, आप Br2 ले लो तो क्या मिलेगा हमें, ट्वाइस KBr। ठीक है, ट्वाइस KBr, ये भी आपका सॉल्ट है, आयनिक कंपाउंड है। अब मान लो सपोज करो मैं Mg की रिएक्शन आपके लिए करा रहा हूँ, मेटल की रिएक्शन आप O2 के साथ करा रहा हूँ नॉन मेटल के साथ, तो क्या मिलेगा मुझे MgO। ठीक है, वैलेंस आप कर लो इसे। इसी तरीके से सिमिलर अगर मैं सपोज करो आपके लिए कर रहा हूँ रिएक्शन, कैल्शियम की रिएक्शन कर रहा हूँ आप समझ लो आप O2 के साथ। ठीक, तो क्या मिलेगा मुझे CaO। ठीक, बिल्कुल इसे बैलेंस कर लो आप। सिमिलर इसी तरीके से आप और भी रिएक्शन ले सकते हैं। ठीक, जैसे आपने कहा कि मैं एल्युमिनियम की रिएक्शन अगर मैं करा दूँ किसके साथ, O2 के साथ, तो क्या मिलेगा Al2O3। ठीक, तो अब क्या हुआ, इसको बैलेंस कर लें, ट्वाइस यहाँ लगा लें, थ्राइस यहाँ लगा लें, 4 यहाँ लगा लें। क्लियर है बात क्या नहीं। तो ये कुछ जनरल मेटल और नॉन मेटल के साथ हमने रिएक्शन बता दी। ठीक, और भी अगर हम लेना चाहें रिएक्शन तो ले सकते हैं। जैसे सोडियम की रिएक्शन आप सल्फ़र के साथ करा दो, किसके साथ, सल्फ़र, तो क्या बनाएगा Na2S। ठीक है, इसको बैलेंस कर लो, ये सल्फ़र नॉन मेटल, ये मेटल। Na2S किस तरीके से बनता है, ये 9th क्लास में जैसे आपके सोडियम पर चार्ज कितना होता है, +1, और इस पर होता है 2, 2 और 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो किस तरीके से Na2S ये बनेगा। ठीक है, तो देखो उधर ये इसके कुछ आपके मैंने अकॉर्डिंग टू रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको एग्जांपल बता दिए हैं कि किस तरीके से ये सभी जो हैं आपके लिए, ये क्या है आपके लिए सॉल्ट है और आयनिक कंपाउंड है। ठीक है, तो आप इसको नोट करें। इसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि ये जो कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं ये किस तरीके से होते हैं। ठीक है, ऐसा क्या इनके बीच में बॉन्ड होता है जिससे कि आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होते हैं, और इनको आयनिक कंपाउंड क्यों कहते हैं और इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड क्यों कहते हैं। ठीक, तो इसको जल्दी से आप नोट करें। पहले आगे देखो, आप यहाँ डालो हेडिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आप ये समझ लो कि ये आयनिक कंपाउंड्स किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं। इससे पहले हम छोटी छोटी कुछ बात बताएंगे उसके बाद। जैसे मुझे बनाना है कि भाई NaCl किस तरीके से बना,
क्या, NaCl। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है कि Na है, Na का एटॉमिक नंबर कितना, 11, 281, ठीक। Cl ले लिया मैंने, इसका 17 एटॉमिक नंबर होता है, 287। बात क्लियर है यहाँ तक। अब आप ये देखो कि यहाँ पर ये समझना है कि एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, एक एलिमेंट इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करेगा। अब आप ये देखो कि अगर इसके ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए सोडियम के लिए मुझे 7 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी। क्या कोई भी एलिमेंट इसको 7 इलेक्ट्रॉन दे सकता है? कभी नहीं दे सकता। लेकिन क्लोरीन क्या है कि क्लोरीन के पास 8 करने के लिए, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है। क्या ये 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले सकता है? बिल्कुल ले सकता। बट क्या 7 किसी को दे सकता? बिल्कुल नहीं दे सकता। अगर ये 7, कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो इससे 7 इलेक्ट्रॉन ले सके, ठीक। अब होगा क्या, होगा ये कि आप ये जानते हैं कि मेटल्स क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। मेटल क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनेट। हमने कहा कि भाई मेटल की डेफिनेशन हमने बताई आपको कि मेटल्स क्या होते हैं आपके लिए, कि अगर जिनके आउटर सेल में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हों वो मेटल्स होंगे, या इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो क्या करेंगे? डोनेट करेंगे, ठीक है, डोनेट करेंगे तो मेटल्स। और नॉन मेटल्स क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करते हैं, लेते हैं। अब हुआ क्या कि Na के आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं आपका? 1, और Cl के आउटर सेल में क्या है? इलेक्ट्रॉन 7, ठीक। अब होगा क्या कि जो Na होगा अपने आउटर सेल का इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, इस तरीके से दे देगा, ट्रांसफ़र इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। होगा क्या, जब इन पर जितने इलेक्ट्रॉन कोई भी डोनेट करता है उस पर उतना ही चार्ज आता है। एक डोनेट किया तो +1, इसने क्या 1 इलेक्ट्रॉन लिया है तो उस पर उतना ही क्या आएगा? नेगेटिव। अब होता क्या है कि इनके बीच में एक फोर्स डेवलप होता है, ठीक है, इनके बीच में क्या होता है? फोर्स डेवलप होता है। इस फोर्स को ही हम बोलते हैं स्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्या होता है? ये पॉजिटिव और नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज के बीच में जो फोर्स डेवलप होता है उसी को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जैसे अगर मैं कहूँ +Q चार्ज है और यहाँ पर -Q चार्ज है, तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो कौन सा होगा आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात क्या नहीं? होगा क्या, ये क्यों होता? क्योंकि ये 2 चार्जों के बीच में, 2 डिफरेंट चार्ज, एक पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लग, इसी को देखो इधर, इस फोर्स को ही हम बोलते हैं आपके लिए बॉन्ड। क्या कहते हैं? बॉन्ड, ठीक। जैसे आप ये कह सकते हैं कि केमिकल बॉन्ड क्या होता है? केमिकल बॉन्ड क्या होता है कि किसी भी एटम, मॉलिक्यूल या आयंस के अट्रैक्शन के बाद जो बॉन्ड फॉर्म होता है उसको केमिकल बॉन्ड कहते हैं। केमिकल बॉन्ड वैसे तो जनरली आपके लिए 3 टाइप का होता है, लेकिन यहाँ पर 10th क्लास में आपके लिए 2 टाइप का, आयनिक बॉन्ड और एक है आपके लिए कौन सा बॉन्ड है आपका? कोवेलेंट बॉन्ड। बट यहाँ पर ये क्या है, इस जो अट्रैक्शन हो रहा है आयन के बीच में, इस केमिकल बॉन्ड को हमने नाम क्या दिया है? आयोनिक बॉन्ड और आयनिक बॉन्ड। अब आयनिक बॉन्ड, अब इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है इसलिए इसी को हम क्या कहते हैं? 2 आयनों के बीच में लगा है इसलिए ये आयनिक बॉन्ड हो गया। इसका दूसरा नाम क्या था? इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। अब इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं भैया? वो इसलिए कहते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा हुआ है इनके बीच में। तो अगर मैं ये कहूँ आपके लिए कि जब ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, ठीक, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जिसको हमने केमिकल बॉन्ड का, उसी को हमने क्या बोला? आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब मैं ये कहूँ कि इन दोनों से मिलाकर ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे आपके लिए? NaCl। NaCl आपके लिए क्या है? एक आयोनिक कंपाउंड है। तो अगर आपसे कहे कि भैया आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, तो सिंपल आपको ये देना है कि आयनिक कंपाउंड ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनके बीच में आयनिक बॉन्ड हो, आयनिक कंपाउंड कहलाएंगे, ठीक। और ये बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब होता क्या है, ये स्ट्रॉन्ग क्यों होता है क्योंकि इनके चार्ज के बीच में ये क्या है, साइज़ बहुत कम होता है, जिसके कारण इनके बीच में एक तरीके से साइज़ कम होने के कारण ये क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होते हैं। ये कैसे होते हैं, बहुत ही आपके लिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं।
ठीक है। आयनिक बॉन्ड सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अब हम आपसे कहें कि भैया आयनिक बॉन्ड क्या होता है, ठीक है, आपसे कहें भैया आयनिक बॉन्ड की डेफिनेशन बताओ, आयनिक बॉन्ड, ठीक, या इसको हमने नाम क्या दिया आपके लिए, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, ठीक, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड या आयनिक। यहाँ पर हो क्या रहा है, देखो यहाँ इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली क्या हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है, ठीक। तो हम ये कह सकते हैं कि द बॉन्ड फॉर्म, द केमिकल बॉन्ड कह सकते हैं, द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन टू एटम, between two atom completely transfer of electron। ये बॉन्ड कब फॉर्म होता है, जब दो एटमों के बीच में इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाए, कंप्लीटली ट्रांसफ़र हो जाए, इज नोन एज आयोनिक बॉन्ड, ठीक। ये इसकी डेफिनेशन है आपके लिए कि इलेक्ट्रॉनों का कंप्लीटली ट्रांसफ़र होना ही क्या कहलाता है आपके लिए, आयनिक बॉन्ड, ठीक। अब देखो उधर, तो हम या तो हम ये भी कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड जो फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल, बिल्कुल ये भी बात सही है आपके लिए, आप ये भी डेफिनेशन दे सकते हैं, बिटवीन मेटल एंड नॉन मेटल। तो आयनिक बॉन्ड क्या है आपके लिए कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में है, तो हम कह सकते हैं मेटल और नॉन मेटल के बीच में बने बॉन्ड को हम क्या कहेंगे आपके लिए, आयोनिक बॉन्ड, ठीक है। एक एग्जांपल आपके लिए ये है, ठीक, कि किस तरीके से हमने कहा कि कोई भी एलिमेंट अगर इलेक्ट्रॉनों का ट्रांसफ़र करे या इलेक्ट्रॉनों को गेन करे, वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है, क्या करता है, ऑक्टेट। जैसे यहाँ पर आप समझो, जैसे Na ने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र कर दिया, तो यहाँ पर Na का EC क्या हुआ, ये इस जगह पर देखेंगे 2 और 8, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। यहाँ पर Cl का EC क्या हुआ, 2, 8 और 8। देखो इसने एक इलेक्ट्रॉन गेन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, इसने क्या किया कि एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट ही रखा, इसलिए बोला जाता है कि कंप्लीटली ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन। कितने भी इलेक्ट्रॉन कोई एलिमेंट ट्रांसफ़र कर रहा है, ठीक है, या एक एलिमेंट गेन कर रहा है या लॉस कर रहा है, तो उसके बाद भी इसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, ठीक। तो ये आपके लिए पहला मैंने एग्जांपल बता दिया, मैं कुछ और एग्जांपल आपके लिए बताऊंगा, ठीक है, तो इसको पहले आप नोट कर लें। नेक्स्ट एग्जांपल देखो आप, सेकंड आप ये डाल लो, फॉर्मेशन ऑफ MgCl2 डाल लो, क्या है, MgCl2 का फॉर्मेशन। अब देखो उधर MgCl2 है, Mg का आपके लिए 12 एटॉमिक नंबर होता है 282, हमने सेल में KLMN में आपके लिए डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। Cl का 17 होता है 287, बिल्कुल सही है। अब देखो मैग्नीशियम के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है आपके लिए, 2 इलेक्ट्रॉन है, और Cl हमारे पास 2 हैं, तो एक Cl के कितने हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, दूसरे Cl के भी क्या है आपके लिए, 7 इलेक्ट्रॉन। होगा क्या कि ये एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा और एक इलेक्ट्रॉन आपके लिए कर देगा इसको डोनेट। तो जब ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है Mg, तो इस पर चार्ज कितना आएगा आपके लिए, +2, इस तरीके से। और 2 Cl हैं, सपोज करो आपके लिए एक Cl मैंने यहाँ लिख लिया, इसने एक Cl एक है। अब इनके दोनों के बीच में जो एक अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, ठीक है, इसी को हम क्या कहेंगे, आयनिक बॉन्ड या आपके लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। ये दोनों आपस में कंबाइन होकर क्या बना लेंगे आपके लिए, MgCl2, ठीक है। इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, Mg+2 और आपके लिए ट्वाइस Cl-, ये दोनों कंबाइन करके क्या बनाएंगे। तो ये बात यहाँ पर ध्यान पर रखनी है आपके लिए कि ये जो फोर्स होता है इसी को हम क्या कहते हैं, आयनिक बॉन्ड, ठीक है। जब हम इसकी प्रॉपर्टी बताएंगे तो आपके लिए और इसको क्लियर हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूँ कि जो आपके लिए एक तरीके से मेटल नहीं है, लेकिन
मेटल की तरह बिहेव करता है। जैसे ये है NH4 पॉजिटिव, ये क्या है, मेटल नहीं है बट लाइक मेटल की तरह ही बिहेव करता है। अगर हम बात करें कि आपके लिए NH4 अमोनियम क्लोराइड ले लिया आपने कि इनके बीच में किस तरीके का, ठीक है, बॉन्ड होता है, वो आयनिक बॉन्ड होता है। वो किस तरीके से, NH4 पॉजिटिव और आपके लिए Cl नेगेटिव। क्लियर है बात। इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होगा ये कौन सा होगा आपके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक। तो ये एक ऐसा है जो मेटल तो नहीं है बट मेटल की तरह बिहेव करता है, ठीक। तो ये भी आपके लिए एग्जांपल ध्यान रखना है कि NH4 पॉजिटिव। और बाकी का देखो उधर, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र से हो रहा है, ठीक। अब बात क्या आ रही है यहाँ पर कि जैसे Na है, सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लॉस करता है तो क्या बनाता है, NH पॉजिटिव। इसी तरीके से अगर मैं बात करूँ Cl एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, क्या बनाता है, Cl नेगेटिव। बिल्कुल आप ये जानते हैं देखो कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, अगर ये नहीं जानते तो आगे आपको हम बता देंगे कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन कहलाता है और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कहला जाता है रिडक्शन, ठीक है। अगर मैं कहूँ आपके लिए कि आयनिक कंपाउंड में रिएक्शन कौन सी होती है, ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, एक ही कंपाउंड के अंदर, एक ही रिएक्शन के अंदर आपके लिए क्या ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है तो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ये भी आपके लिए ध्यान रखना है, ठीक है। क्योंकि एक मेटल क्या कर रहा है, लॉस इलेक्ट्रॉन करता है, नॉन मेटल क्या करता है आपके लिए गेन करता है। तो इनके बीच में अगर मैं इनको ऐड करूँगा रिएक्शन को, क्या होगा, इससे ये कैंसिल, Na प्लस Cl क्या बन जाएगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव, इस तरीके से हो जाएगा आपके लिए, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम रिडॉक्स रिएक्शन बोलेंगे, ठीक। अब दूसरी बात, अगर इसमें हम और एग्जांपल आप देखें तो जैसे आप CaO, अदर एग्जांपल देख सकते हो, CaO किस तरीके से फॉर्मेशन है। देखो Ca का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22, 8, 8, 2। ऑक्सीजन का कितना होता है, 8, तो 2, 8, 2, 6। क्लियर है। अब ये बताओ कैल्शियम है आपके लिए, इसके आउटर सेल में इलेक्ट्रॉन कितने, 2, और ऑक्सीजन के आउटर सेल में कितने हैं आपके लिए, 6 इलेक्ट्रॉन है। अब कैल्शियम क्या चाहेगा, इलेक्ट्रॉन 6 लेना चाहेगा अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, बिल्कुल नहीं। ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, और ये जो है सोडियम, वो ऑक्सीजन है, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस तरीके से इसको दे देगा। जब ये देगा तो इस पर +2 चार्ज आएगा, और ये जब लेगा तो इस पर, अब इसका ऑक्टेट कितना रहा, मतलब Ec288, इसका कितना रहा, 2 और 8। इलेक्ट्रॉन चाहे ट्रांसफ़र हो रहा है चाहे गेन कर रहा है, उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए। ये आयनिक कंपाउंड की एक खासियत है, ठीक। अब आपके लिए जब इनके बीच में दो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा, तो ये मिलकर क्या बना लेंगे आपके CaO, ठीक। ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है अच्छे तरीके से। अब देखो उधर एग्जाम्पल तो काफ़ी सारे हो जाएंगे कि आयनिक बॉन्ड क्या है, वो मैंने डेफिनेशन बता दी आपके लिए। अब आपको क्या करना है कि कुछ कंपाउंड अपने घर पे स्टडी करना, मैं जो दे रहा हूँ एक तरीके से होमवर्क है। जैसे आप ये समझना कि MgO किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, ठीक, और आपके लिए AlCl3 किस तरीके से फॉर्मेशन होता है। आप ये कह सकते हैं कि An किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, इस तरीके से आप समझ लें आप, ठीक है। या आप ये ले लें आप Na2S किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, क्लियर है। या Na2O किस तरीके से फॉर्मेशन होगा, या आपके लिए K2O किस तरीके से फॉर्मेशन, ये आपको घर पे स्टडी इसकी करनी है कि ये किस तरीके से फॉर्मेशन हुआ, ठीक। अब देखो क्लियर बात है यहाँ पर कि आयनिक बॉन्ड क्या है, इलेक्ट्रो वैलेंट बॉन्ड क्यों कहते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये स्ट्रॉन्ग बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स से होता है, वो फोर्स कौन सा होता है आपके लिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात क्या नहीं। तो ये मैंने आपके लिए कि आयनिक कंपाउंड जो मेटल और नॉन मेटल
जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं आपके लिए आयनिक कंपाउंड। क्लियर है। आयनिक कंपाउंड जो बनते हैं वो किस तरीके से फॉर्मेशन होते हैं वो मैंने अभी आपके लिए यहाँ पर बता दिया है। इसके बाद मैं आपके लिए बताऊंगा कि आयनिक कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या है। ठीक है, तो चलो पहले इसे नोट करें, फिर मैं इसके बाद आपको प्रॉपर्टी बताऊंगा। नोट करें इसे। नेक्स्ट देखो आप इसकी प्रॉपर्टी, तो यहाँ डाल लो आप प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक या आपको इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड। ठीक, प्रॉपर्टी। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी हम डिस्कशन करेंगे। देखो फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट। देखो फिजिकल स्टेट में क्या है कि ये जो आयनिक कंपाउंड होते हैं ये जनरली कैसे होते हैं आपके लिए, जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मीन्स, अब आप समझो ऐसा होता क्यों, इसका रीज़न क्या है। आपको पता है कि जैसे मान लो NaCl है, ये रॉक सॉल्ट की तरह काम करता है। होता क्या है, NaCl जब हमने प्रिपरेशन किया था तो इनके बीच में क्या था, इन आयनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, स्ट्रॉन्ग था ये। ठीक है, इसके कारण ही क्या है, इन आयनों के बीच का जो साइज होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये क्या बहुत ही क्लोज होते हैं। ठीक है, इसलिए जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कैसे होते हैं आपके लिए, सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ना कि आपके लिए गैस लिक्विड किसी भी फॉर्म में नहीं होते। ठीक, तो पहली बात आपके लिए क्यों होते हैं, ड्यू टू फॉर्म स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्लियर है बात क्या नहीं, इनमें बहुत ही ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग होता है, इसलिए क्या होते हैं आपके लिए सॉलिड। क्लियर है, फिजिकल स्टेट हो गया। दूसरा पॉइंट आप डालो इसमें, दूसरा क्या है कि दे हैव कंसिस्ट आयन। ये क्या करते हैं, आयंस कंस्टिट्यूट करते हैं। वो आयन कौन से होते हैं आपके लिए, एक मेटल होगा उस पर कैसा होगा आपके लिए कैटायन होगा, और दूसरा जो नॉन मेटल होगा उस पर कैसा होगा आपके लिए आयन। ठीक है, दो तरीके से आयंस होते हैं। ठीक है, जैसे MgCl2 है। ठीक, MgCl2 में क्या होगा आपके लिए, मैग्नीशियम पर कितना चार्ज होता है अभी हमने आपके लिए फॉर्मेशन किया था, और Cl पर कितना चार्ज होता है आपके लिए -1। क्लियर है क्या नहीं, तो ये आयन को भी कंसिस्ट करते हैं। थर्ड पॉइंट आप देखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट आप कह सकते हैं, हाँ, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। आयनिक कंपाउंड या आयनिक कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट हाई क्यों होता है, ये क्वेश्चन बहुत अधिक पूछा जाता है। ठीक है, तो आप ये समझें कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है आपके लिए, वेरी हाई। उसका रीज़न वही है, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, कि आप ये समझें कि हाई होने का कारण ये है कि इनके बीच में जो आयंस के बीच में अट्रैक्शन फोर्स होता है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं बिकॉज स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। बिल्कुल सही है, तो उसको क्या करने के लिए, उसको ब्रेक करने के लिए हमें अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। इसलिए क्या है, ये इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या रहता है, बहुत ही हाई रहता है। ये बात आपके लिए यहाँ पर समझनी है ध्यान से। ठीक, क्लियर। दूसरा पॉइंट आप देखो, थर्ड पॉइंट यहाँ पर देखो, फोर्थ पॉइंट। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर फोर्थ पॉइंट की, ठीक है, कि इनकी एक तरीके से सॉल्युबिलिटी, क्या सॉल्युबिलिटी,
तो ये क्या होते हैं आपके लिए, वाटर में कैसे होते हैं आपके लिए, सॉल्युबल होते हैं। वाटर में कैसे होते हैं आपके लिए, सॉल्युबल। बट ऑर्गेनिक कंपाउंड या नॉन पोलर सॉल्वेंट बोल सकते हैं, सच एज, सपोज करो आपके लिए CCl4 ले लिया, बेंजीन ले लिया C6H6, ठीक, और आपने क्लोरोफॉर्म ले लिया, ठीक, इनमें क्या रहते हैं, इनसॉल्युबल, इनसॉल्युबल। अब इसका रीज़न क्या है कि वाटर में सॉल्युबल क्यों होते हैं, ठीक है, तो इनका रीज़न मैं यहाँ बता रहा हूँ आपके लिए, ठीक है। रीज़न क्या है कि जो NaCl में या मान लो आयनिक कंपाउंड में NaCl में ये जो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होता है, ठीक। वाटर क्या करता है, जैसे ही वाटर में ये घुलेंगे तो वाटर इनके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, क्या कर देता है, वीक, ठीक है। इससे ये क्या होता है, आयनों में क्या हो जाते हैं, एक तरह के ब्रेक हो जाते हैं, और वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। इसी एक तरीके से वाटर क्या करता है, वीकेंस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन आयंस। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं आपके लिए डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, डाई इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी, ये समझ लो आप। मीन्स अगर वाटर की जो आयनिक कंपाउंड के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है आयनों के बीच में, उसको वीक करने की प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं हम, डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी। इसलिए हम कहते हैं कि वाटर का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, वो क्या रहता है आपके लिए, हाई रहता है, क्या रहता है, हाई। अब क्यों है, बस इसकी यही कारण है कि वाटर आयनिक कंपाउंड के बॉन्ड को क्या करता है, उनको वीक बना देता है, जिससे कि वो आयन अलग हो जाते हैं, ठीक है, और वाटर में क्या हो जाते हैं, घुल जाते। लेकिन आप ये कहो कि इसमें ऐसा क्यों नहीं होता भाई, ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं ये आपके लिए, इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में जो मैंने आपके लिए कुछ एग्जांपल लिए, इनमें इनसॉल्वेंट, इनमें ये कैपेसिटी नहीं है, ठीक है, जो कि इसके बॉन्ड को क्या कर दें आपके लिए, वीक कर दें। क्लियर है क्या नहीं, इनमें इतनी कैपेसिटी नहीं होती कि इसके जो आयनिक बॉन्ड है उसको क्या कर दें, वीक कर दें, ठीक है। इसलिए ही इनमें क्या रहता है, ये जो आयनिक कंपाउंड होता है वो क्या होता है आपका, इनसॉल्युबल रहता है, ठीक है। क्लियर होगा आपके लिए पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और रीज़न भी मैंने आपके लिए बता दिया है कि जो वाटर होता है वो आयनिक कंपाउंड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को वीक कर देता है, ठीक है, जिसके कारण इसी प्रॉपर्टी को डाइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। और वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इसलिए ही रहता है क्या, हाई, इसलिए ही जो आयनिक कंपाउंड होता है वाटर में क्या होता है, सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये 4 प्रॉपर्टी मैंने अभी बताई हैं, और भी मैं आपके लिए थोड़ा बताऊंगा, इसको पहले आप जल्दी से नोट करें। नेक्स्ट आप देखो, इसकी जो आपकी 5 प्रॉपर्टी है वो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी। आप ये कह सकते हैं कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मीन्स क्या आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के कंडक्टर होते हैं या नहीं। देखो इनका क्या है कि ये, अगर मैं बात करूं कि अगर सॉलिड फॉर्म में हैं, सॉलिड फॉर्म में, तो आपके लिए ये क्या होते हैं, आपके लिए बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, ठीक है। अगर मान लो ये एक्वस फॉर्म में है, एक्वस, या आपके लिए मॉल्टन फॉर्म में है, ठीक है, तो ये होते हैं आपके गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका भी हम आपको रीज़न बता रहे हैं। होता क्या है कि सॉलिड में ये क्यों नहीं होते कंडक्टर, कि सॉलिड फॉर्म में देखो, जैसे मान लो NaCl आपके लिए सॉलिड में है, क्लियर है, इसके पास आयन तो हैं, बिल्कुल है, एक कौन सा आपके लिए Na पॉजिटिव और ये आपका कौन सा Cl नेगेटिव, लेकिन जब ये सॉलिड फॉर्म में है तो इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अधिक होगा, ठीक। तो यहाँ पर आयंस जो होंगे
मूव नहीं कर सकते। देखो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होने का रीज़न क्या होता है, या तो वो इलेक्ट्रॉन या आयनों का मूव करना होता है। जब यहाँ पर आयनी फ्लो नहीं होंगे तो क्या इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो यहाँ लिख सकते हैं हम कैन नॉट फ्लो आयन, ठीक, आयंस। तो सॉलिड फॉर्म में आपके लिए आयंस फ्री नहीं रहते, ठीक है, या फ्री नहीं रहेंगे तो फ्लो भी नहीं रहेंगे, ठीक है। तो कैन नॉट फ्री लिख सकते हो यहाँ पर, फ्री आयंस, तो क्या फ्लो भी नहीं होंगे, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मोल्टन में क्या होता है, या एक्वस में, ठीक है, एक्वस का मतलब वाटर मिला हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, जैसे आपने अभी देखा कि NaCl है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जैसे इसमें हमने वाटर मिलाया तो कैसा एक्वस हो गया। मोल्टन का मतलब एक तरीके से पिघलाना, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कैसा हो जाएगा आपके लिए, वीक। जब वीक हो जाएगा तो तुरंत ही क्या हो गया, आयन मूव होने लगेंगे, Na+Cl, तो आयन क्या होंगे आपके लिए, मूव होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या होता है, मोल्टन और इसमें आयंस एक तरीके से फ्री होते हैं, आयंस फ्री होंगे, आयंस तो क्या करेंगे आपके लिए, मूव भी होंगे, ठीक है, फ्री आयंस, ठीक है। क्यों होता है, क्योंकि उसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो वीक हो जाता है जैसे वाटर में डिजॉल्व होते हैं, ठीक है। फ्री आयंस होंगे, उसके बाद क्या हो सकता है इसमें, मूव आयंस, ठीक है, मूव भी आयंस फ्री होने के कारण होंगे। तो ये प्रॉपर्टी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का मतलब है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगी। तो सबसे पहले आपके सॉलिड फॉर्म में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होती है, ठीक है, और एक्वस और मोल्टन स्टेट में ऐसा होता है। तो क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आपसे कहा कि भाई ऐसा क्यों होता है कि सॉलिड स्टेट में बैड कंडक्टर होते हैं बट आपके मोल्टन या एक्वस में क्या होते हैं आपके लिए कंडक्टर। तो उसका रीज़न यही है कि आयंस तो सॉलिड में होते हैं लेकिन वो क्या होते हैं आपके लिए, मूव करने के लिए फ्री नहीं होते, ठीक। लेकिन एक्वस और आपके लिए मोल्टन में आयंस फ्री होने के लिए, मूव करने के लिए फ्री होते हैं, जिसके कारण वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपके लिए प्रॉपर्टी है, ठीक, आपके लिए प्रॉपर्टी है ये इम्पोर्टेंट आपके लिए। अब मैं यही आपके लिए एक और पॉइंट बता रहा हूँ, 6 यहाँ बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे कि आयनिक कंपाउंड आर नॉन डायरेक्शनल, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी, डायरेक्शनल, ठीक है, मीन्स आयनिक कंपाउंड की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड की, ठीक है, तो उनकी डायरेक्शन होती है, उन्हें पता चलता है कि उनमें इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिसके कारण उनमें पता चलता है कि बॉन्ड की डायरेक्शन किधर है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर सिंपल सी बात ये समझनी है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का होता क्या था, जैसे NaCl की मैं बात करूँ, NaCl ही ले रहे हैं हम बार बार, कि NaCl क्या करता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होता है ट्रांसफ़र होता है। तो जब ट्रांसफ़र होता है तो इनमें कौन सा एक फोर्स अब डेवलपमेंट होता है, फोर्स होता है आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जब इस फोर्स की जब कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है तो क्या आयनिक कंपाउंड की कोई डायरेक्शन हो सकती है, बिल्कुल नहीं। ये जो होते हैं आयंस एक दूसरे के सराउंडिंग चारों तरफ मूव करते रहते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि किसी एक डायरेक्शन में मूव करें। जैसे आपके लिए Na पॉजिटिव है, Na पॉजिटिव के चारों तरफ मान लो आपके लिए Cl इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, 6Cl क्या करते हैं, मूव करते हैं, तो इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती, वो किसी भी डायरेक्शन में क्या कर सकते हैं, मूव। लेकिन इनके बीच में आपको पता है कौन सा फोर्स होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ पर यही आपके लिए रीज़न समझना है कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होता है तो कोई भी इसका डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, और एक तरीके से जो आयंस होते हैं वो एक दूसरे के क्या करते हैं, सराउंडिंग मूव करते रहते हैं, इसलिए इनकी कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। ये आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट भी है प्रॉपर्टी आपके लिए,
ठीक। पूछा जाता है कि आयनिक कंपाउंड आपके लिए नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं, ठीक, और कोवेलेंट कंपाउंड डायरेक्शनल क्यों होते हैं। तो कोवेलेंट कंपाउंड में इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग होती है, जिसके कारण उनकी इलेक्ट्रॉन जो बंधे होते हैं उनकी एक डायरेक्शन होती है बॉन्ड में, ठीक है, शेयरिंग के कारण। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफ़र के कारण होती है, ठीक है। तो आयन जो चार्ज होता है वो आयंस होते हैं, वो एक दूसरे के क्या करते हैं, मूव करते रहते हैं, ठीक है। एक और प्रॉपर्टी यहाँ पर समझ सकते हैं आप, 7 प्रॉपर्टी, ठीक है, कि आपके लिए जो आयनिक कंपाउंड जो होते हैं, आयनिक कंपाउंड शो आयनिक रिएक्शन, ये आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये आयनिक रिएक्शन शो करते हैं। किस तरीके की, आयनिक, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए, और ये रिएक्शन जो होती हैं, ठीक है, बहुत ही कैसी होती हैं, आयनिक रिएक्शन बहुत ही फास्ट होती हैं। लगभग एक समझो कि हम इनको लैब में कर ही नहीं सकते, ठीक है। और दूसरी बात, इनका लगभग टाइम होता है 10⁻⁻8 टू 10⁻⁻12 सेकंड, मतलब कितनी कम टाइम में ये रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। तो आपसे पूछे आयनिक कंपाउंड किस तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, तो आपको क्लियर इसका जवाब देना है कि आयनिक रिएक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे मैं एक एग्जांपल अगर आयनिक रिएक्शन का लूँ, जैसे आपने कहा कि भाई ये है, देखो NaCl प्लस AgBr, ठीक है, आपने कहा तो क्या होगा, NaBr प्लस AgCl, ठीक है। आयनों का ट्रांसफ़र, ये भी आयनिक है और ये भी, इसको हम Na पॉजिटिव तोड़ सकते हैं प्लस Cl नेगेटिव। ऐसे सिल्वर को हम Ag पॉजिटिव कर सकते हैं प्लस Br नेगेटिव कर सकते हैं, ठीक है। तो आयनों का ट्रांसफ़र हो रहा है, तो ये क्या है आपके लिए, आयनिक रिएक्शन। ये बहुत ही फास्ट होती है, इसको लैब में हम ईजिली तरीके से कर नहीं सकते, इसका रेट डिटरमाइन नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमें ये यहाँ पर हमने आपके लिए 7 प्रॉपर्टी बता दी हैं। ये 7 प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, जिसमें सबसे अधिक जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, एक तो है सॉल्युबिलिटी, एक मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, और एक है आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शन, ठीक है। और आपके लिए एक प्रॉपर्टी जो है कि आयनिक कंपाउंड नॉन डायरेक्शनल क्यों होते हैं, वो आपके लिए यहाँ पर समझना है, ठीक है। तो आपके लिए ये प्रॉपर्टी हो गई, आयनिक कंपाउंड किस तरीके से फॉर्म होते हैं ये मैंने आपको बता दिया है, क्लियर है। और ये जब मेटल्स और नॉन मेटल रिएक्ट करते हैं तो किस तरीके का कंपाउंड बनाते हैं, ये भी हमने डिस्कशन, और इनकी प्रॉपर्टी भी आपको डिस्कशन कर लिए, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। इसको पढ़ें ध्यान से, और जो भी मैंने आपके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए थे उनको अच्छे तरीके से, कि किस तरीके से आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन होता है उसको करें अच्छे तरीके से, ठीक है। तो आपके लिए थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।